एक बार एक प्रोफेसर ने अपने कुछ समझदार विद्यार्थियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि आप लोगों को मछली के ऊपर एक रिपोर्ट लिख के लानी है जो आप मुझे कल सबमिट कर देंगे। इस पर विद्यार्थी मान गए और वो तीनों विद्यार्थी जो हैं लाइब्रेरी में गए और उन्होंने लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें मछली के ऊपर लिखी थी वो उन्होंने सारी पढ़ ली और उनसे पढ़ पढ़ के उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर दी और अगले दिन वो रिपोर्ट उन्होंने प्रोफेसर को सबमिट कर दी। जब प्रोफेसर ने वो रिपोर्ट पढ़ी तो वो बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया और उनसे कहा कि अगर तुम्हें मछली के बारे में जानना है तो तुम्हें किसी तालाब के किनारे या फिर फिश बाउल के सामने बैठना चाहिए और उसे ऑब्जर्व करके फिर लिखना चाहिए। स्टूडेंट ने इस बार ऐसा ही किया। इस बार रिपोर्ट कुछ अलग थी और प्रोफेसर इस बार खुश हुए। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन पता लगा और वो ये कि अगर आपको कुछ भी चीज़ सीखना है तो आपको खुद जाके ऑब्जर्व करना चाहिए, ना कि किसी और के ओपिनियन पे यकीन कर लेना चाहिए और फिर उसको मान लेना चाहिए। हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बुक, जिसे लिखा है विलियम ओनील ने। इस बुक से आप सीखेंगे 4 चीज़ें। पहला है ग्रेटेस्ट स्टॉक पिकिंग सीक्रेट, यानी कि स्टॉक पिक करने का सीक्रेट क्या है, आप स्टॉक पिक कैसे करेंगे, चार्ट्स रीड कैसे करेंगे और उस मेथड को भी आप सीखेंगे। ज़्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके रिटर्न या तो नेगेटिव होते हैं या फिर बहुत ही मीडियोकर रिटर्न होते हैं, जैसे कि 2%, 3%, 5% या फिर 7%, क्योंकि वो कभी अपने आप को सीखने में वक्त नहीं देते, वो सीखने की कोशिश नहीं करते। प्लस कॉलेज या स्कूल में भी उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन के हो, चाहे आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, वर्कर हो या फिर कोई प्रोग्रामर हो, हम चाहे किसी भी प्रोफेशन के हो, हम सबको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए पहले हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं वो बाद में बहुत अच्छा रिटर्न देता है। हमने ये कंपाउंडिंग इफेक्ट में सीखा था। आप हमारे पहले की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में अच्छी तरह से पता लगेगा। हम छोटे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपये से स्टार्ट किया था और आज वो लगभग 20,000 करोड़ के मालिक हैं। दोस्तों, आइए हम अपना पहला लेसन देखते हैं, द ग्रेटेस्ट स्टॉक पिकिंग सीक्रेट। दोस्तों, जिस तरह जब हम इतिहास पढ़ते हैं यानी कि हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसमें हम जो इवेंट्स देखते हैं उनसे हम सीखते हैं कि आगे हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, यानी कि जो चीज़ हिस्ट्री में हो चुकी है उसका हम रेफरेंस लेके आगे फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी देखते हैं और यही वो सीक्रेट है जिससे आप स्टॉक अच्छे सेलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बुक में एक कलेक्शन है जिसमें कि 100 से ऊपर स्टॉक्स के चार्ट दिए गए हैं, हिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो सर, जब आप उन स्टॉक्स के चार्ट्स को ध्यान से देखेंगे तब आप सीखेंगे कि चार्ट्स के पैटर्न क्या होते हैं, वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है या फिर बिहेवियर स्टॉक का क्या था जब उसने मूव दिखाए। दोस्तों, जनरली आप ये सब पैटर्न ज़रूर देखेंगे उसमें, इनमें से कोई भी पैटर्न आप देख सकते हैं, तो इसलिए आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं, जैसे कि टेक्सास स्टॉक है वो $25 से $250 पहुँच गया 2 साल में सिर्फ। जेरोक्स का 160 से 1340 तक पहुँच गया। उसी तरह से इंडियन स्टॉक भी बहुत सारे हैं ऐसे ही। दोस्तों, ये सब कैरेक्टरिस्टिक जिनमें आप स्टॉक सिलेक्शन सीखेंगे उन्हें हम कवर करते हैं कैन स्लिम। दोस्तों, ये तरीका आपके स्टॉक सिलेक्शन के मेथड को और इम्प्रूव कर देगा, जिससे आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, अब आता है हमारा अगला लेसन जिसमें हाउ टू रीड चार्ट्स लाइक अ प्रो, यानी कि प्रोफेशनल्स की तरह चार्ट्स को रीड कैसे करें। दोस्तों, चार्ट्स इन्वेस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। जिस तरह डॉक्टर के लिए उसका स्टेथोस्कोप होता है उसी तरह इन्वेस्टर के लिए एक चार्ट्स होता है। दोस्तों, आज की डेट में सिर्फ जो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, जिसके आप न्यूज़ देख रहे हैं, उसको आप बाय कर लें और वो आपको अच्छा रिटर्न देगा, ऐसा नहीं है। आपको चार्ट्स को भी कंसिडर करना ही होगा, क्योंकि चार्ट्स आपको वो पॉइंट बताते हैं जहाँ पर आपको बाय करना है, इसलिए चार्ट्स रीड करना बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, आपने सुना होगा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और ये कहावत चार्ट्स के लिए भी सच होती है। जब आप चार्ट्स के पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे, यानी कि उनका हिस्टोरिकल चार्ट्स देखेंगे, तब आप पाएंगे कि स्टॉक्स ने मूव करने से पहले कुछ पैटर्न्स को शो किया था और आपको उन्हीं पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है प्रेजेंट सिनेरियो में। अगर आप उन्हें फाइंड कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा रिटर्न जरूर पा लेंगे। आइए देखते हैं कुछ पावरफुल पैटर्न, जिसमें सबसे पहले आता है कप एंड हैंडल पैटर्न। दोस्तों, जैसे नाम बता रहा है, ये इसमें कप जैसा हिस्सा दिखता है, दूसरा हैंडल जैसा, और जब ये हैंडल टूट जाता है तब जाके ये एक बुलिश पैटर्न बन जाता है। दोस्तों, आपको ये ज़रूर ढूंढना चाहिए। अगर आप इसे ढूंढ पाएँ तो ये अच्छी बात होगी। अगला है फ्लैग पैटर्न। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है और ये आपको अक्सर हर दूसरे तीसरे स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके वेरिएशन भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पेनेंट होता है, बुल फ्लैग होता है, और भी वेरिएशन जैसे आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वेज टाइप की शेप मिल सकती है, असेंडिंग ट्रायंगल मिल सकता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको अडानी पावर में भी दिख जाएगा, अशोका बिल्डकॉन में भी दिख जाए। और तीसरा पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न, जिसे हम डबल टॉप या फिर बॉटम भी कह सकते हैं। टॉप कहेंगे तो भी एम पैटर्न बन जाएगा, नहीं तो डब्ल्यू बन जाएगा।
अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको चार्ट रीडिंग को मास्टर करना होगा। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आइए हम चलते हैं अपने अगले लेसन में, द मेथड फॉर स्टॉक पिकिंग। इस लेसन में हम देखेंगे वो मेथड जिससे आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ऑथर ने हमें कैन स्लिम मेथड दिया है क्योंकि इसमें जो है फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही चीज़ें कवर हो जाती हैं और इससे आप अच्छे खासे स्टॉक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इस मेथड का पहला क्राइटेरिया है सी, जिससे आता है करंट बिग और एक्सेलरेटिंग क्वार्टरली अर्निंग, यानी कि जो भी कंपनी हम देखें उनके क्वार्टरली अर्निंग जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। दोस्तों, हमें हमेशा हाई क्वार्टरली ईपीएस को देखना है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। इसे हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी के आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। दोस्तों, हमें मान लीजिए हम एक ईपीएस को कंपेयर करना है तो हम इस तरह से करेंगे कि इस साल का क्वार्टर थर्ड का जो ईपीएस है उसे हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के क्वार्टर थर्ड के ईपीएस से। दोस्तों, ईपीएस जो है हमेशा ग्रोथ में होना चाहिए। जनरली ग्रोथ परसेंटेज होनी चाहिए 18 से 20%, यानी कि आपको पिछले क्वार्टर थर्ड से इस क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट जो है वो 20% कम या ज़्यादा दिखना चाहिए। और ये ईपीएस जो है आप इजीली एनएसए की वेबसाइट में ढूंढ सकते हैं या फिर कंपनी की वेबसाइट में एनुअल रिपोर्ट्स में ढूंढ सकते हैं। इस मेथड का अगला क्राइटेरिया है ए, यानी कि एनुअल अर्निंग्स इंक्रीजिंग, यानी कंपनी के साल बाय साल जो अर्निंग है वो 20% से 50% जो है ग्रोथ होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा स्टॉक हो पाएगा। ईपीएस आपको कुछ इस तरह दिखना चाहिए 0.70, 1.15, 1.85 एंड सो ऑन, यानी कि 20 से 50% ग्रोथ दिखनी ही चाहिए। ईपीएस के अलावा आपको कुछ और भी चीज़ें देखनी चाहिए जो कि आपको आराम से एनुअल रिपोर्ट्स में मिल जाती हैं, जैसे कि आरओई देखना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैश फ्लो जो कि बताता है एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं और कैश कितना पड़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ भी देखनी चाहिए। दोस्तों, आपको जो अगर कंपनी की स्टेबिलिटी देखनी है तो आपको स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कम से कम 3 साल का देना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि क्या ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है या नहीं है। हमारा अगला क्राइटेरिया है एन, जिसका मतलब है न्यूअर कंपनी या फिर प्रोडक्ट, जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो कोई नई कंपनी होनी चाहिए, या उसका कोई नया मैनेजमेंट होना चाहिए, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी बहुत डिमांड हो। जैसे कि अगर हम KFC की बात करें या मैकडोनल्ड की बात करें, इन प्रोडक्ट की बहुत डिमांड थी। दोस्तों, एक बात याद रखिए, जो लोगों को हाई प्राइस या महंगा लगता है और रिस्की लगता है वही अक्सर हायर और हायर जाता रहता है, जैसे कि बिटकॉइन। इस मेथड का अगला क्राइटेरिया है एस, जिसका मतलब है सप्लाई एंड डिमांड। दोस्तों, अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। अगर सप्लाई और डिमांड में गैप ही ना हो तो फिर जो है प्राइस मूव करेगा ही नहीं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में अटेन हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा आपको वो देखना चाहिए जिसमें सप्लाई और डिमांड में गैप हो। आपको उस न्यूज़ को ट्रैक करना चाहिए जिसमें कंपनी ये दिखाए कि वो बाय बैक कर रही है शेयर्स को, या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर का उसमें इंटरेस्ट है, तो इससे जो है सप्लाई और डिमांड का गैप पता लगता है। अगला क्राइटेरिया है एल, यानी कि लैगार्ड और लीडर। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैंने इस पे इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि ये 50 रुपये से कम था, या फिर सस्ते में मिल रहा था, 100 से कम था, इससे नीचे क्या ही जाएगा। दोस्तों, ये गलत है। आपको हमेशा अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 से कम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सेक्टर के जो बेस्ट टॉप 2 या 3 हैं उनमें ही इन्वेस्ट किया जाए, यानी कि हमेशा लीडर्स में इन्वेस्ट किया जाए। हमारे मेथड का अगला क्राइटेरिया है आई, जिसमें आता है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए सेलेक्ट करें तो ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करें कि कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का उसमें ज़रूर स्टेक होना चाहिए। स्पेशली अगर टॉप 3 या टॉप 4 के इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि प्राइस को पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत होती है। जब पैसा आएगा ही नहीं तो फिर कैसे? इंस्टीट्यूशन ही क्यों? क्योंकि ये एक तो ये चीज़ बताएगा कि स्टॉक में लिक्विडिटी है, दूसरा ये डिमांड बताएगा, तीसरा ये बताएगा कि इसमें बड़े प्लेयर का भी इंटरेस्ट है। हमारे मेथड का आखिरी क्राइटेरिया है एम, जिसमें आता है मार्केट डायरेक्शन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है 2000 या फिर 2008 के क्रैश में बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छे स्टॉक्स थे जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, फिर भी उन्होंने पैसा लूज़ किया। आपको इसका कारण पता है? क्योंकि उन्होंने मार्केट डायरेक्शन को इग्नोर किया। आप जब भी कोई स्टॉक इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढें तो बड़ी मार्केट जैसे इंडेक्स को इग्नोर ना करें, उसको भी ज़रूर कंसिडर करें। हमारा अगला और आखिरी लेसन है व्हेन टू सेल द स्टॉक। दोस्तों, आपने ये मेथड तो सीख लिया कि आपको कब खरीदना है, कौन सा पैटर्न देखना है, चार्ट्स में क्या क्या चीज़ें देखने हैं। पर पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी कि जब उसे सेल करेंगे। तो सेल कब करना है, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर लकी नहीं होते, बस वो रिस्क मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं। रिस्क के लिए आप अपना कुछ लॉस परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इतना रिस्क उठाऊंगा बस,
जैसे कि 7%, 8% या 10%। आप इनमें से कोई भी अपने कैपिटल के हिसाब से या रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर 50% लॉस जो है वो 10% से ही स्टार्ट होता है जब आप उसे इग्नोर कर देते, थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं। लेकिन जब आप 50% लॉस कर लेंगे तो आपको ब्रेक इवन में आने के लिए ही 100% जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, हम इस वीडियो की समरी पे पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हमने देखा हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स, जिसे लिखा है विलियम ओ'नील ने। इसमें हमने इसके 4 लेसन देखे, जिसमें सबसे पहले हमने ये सीखा द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ स्टॉक पिकिंग, जिसमें सीक्रेट ये था कि हमें स्टॉक्स के हिस्टोरिकल चार्ट्स को स्टडी करना चाहिए, यानी बैक टेस्ट करके ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें हम कुछ पैटर्न्स देखेंगे और हमने बिहेवियर भी देखा स्टॉक्स के। इस बुक में जो है 100 से ज़्यादा स्टॉक्स के चार्ट्स हैं जिन्हें आप ज़रूर देख सकते हैं। हमने अगली चीज़ ये देखी कि हाउ टू रीड चार्ट्स लाइक अ प्रो। इसमें हमने ये देखा कि कुछ पैटर्न्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि फ्लैग पैटर्न, जो कि एक झंडे की तरह दिखता है। वो बुल भी हो सकता है और बियरिश भी हो सकता है। इसके कुछ वेरिएंट्स भी हमने देखे थे, जैसे पेनेंट देखा था, बुल फ्लैग देखा था। अगला पैटर्न हमने ये देखा कि कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसमें हमने ये देखा कि ये कप और हैंडल की तरह दिखता है और बुल रन तब होता है जब हैंडल जो है ब्रेक हो जाता है। और तीसरा पैटर्न हमने देखा था टॉप्स एंड बॉटम, जो कि डब्ल्यू शेप और एम शेप देखने को मिलते हैं। हमने अगले लेसन में ये देखा था द मेथड फॉर स्टॉक पिकिंग, जिसमें हमने कैन स्लिम के बारे में जाना था। कैन स्लिम जो कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को ही कवर करता है, जिसमें सी का मतलब था करंट और क्वार्टरली अर्निंग, ए मतलब एनुअल अर्निंग, एन मतलब न्यू मैनेजमेंट, एस मतलब सप्लाई एंड डिमांड, एल फॉर लीडर और लैगार्ड, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप और एम फॉर मार्केट डायरेक्शन, जिसमें हमने ये भी देखा कि मार्केट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आखिरी लेसन में हमने सीखा व्हेन टू सेल द स्टॉक, जिसमें हमने ये देखा कि अपने लॉसेस को मिनिमम रखने के लिए हमें कुछ रिस्क परसेंटेज जो है डिसाइड कर लेना चाहिए, जैसे कि 7%, 8% या 9%। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके इस बुक को खरीद सकते हैं।